हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग जो है आपका 9 और 10 जुलाई के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला करंट अफेयर्स है कि सिलाम्बम। ठीक है, तो यह एक जो है सो ओल्ड मार्शल आर्ट है। लगभग जो है सो आपका 1000 साल पुराना है और ऐसा माना जाता है कि अगस्त मुनि जो है सो भारत में ले आए थे। ठीक है, और यह कहाँ मिलेगा, ये कहाँ का मार्शल आर्ट है, तो ये तमिलनाडु का मार्शल आर्ट है। ठीक है, तो आपका अगर मैप में देखा जाए तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ठीक है, ये तमिलनाडु है और इधर ये केरल हो जाता है। ठीक है, तो ये तमिलनाडु का मार्शल आर्ट है। ठीक है, और ये अभी जो है सो इसको फिर बाद में जाके अंग्रेजों ने कुछ दिन के लिए बैन भी कर दिया था, बाद में जाके ये इवॉल्व हुआ है। ठीक है, और जो है सो इसका जो है सो तमिलनाडु वगैरह में जो है सो बड़ा ही वैल्यू है। ठीक है, और इसमें जो है सो बम्बू के स्टिक के यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, और हम बता चुके हैं कि ये ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट है और इसमें दो वर्ड है, एक है आपका सिलाम और दूसरा है आपका बम। ठीक है, तो सिलाम का मतलब होता है आपका जो है सो आपका माउंटेन या शिखर होता है, ऐसा समझ लीजिए, माउंटेन। और बम का मतलब होता है बैम्बू। ठीक है, तो आपका ये हो गया माउंटेन और ये हो गया बैम्बू। ठीक है, और ये कहाँ मिलता है, तो याद रखना, ये तमिलनाडु का मार्शल आर्ट है, ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट, 1000 साल पुराना है। अगस्त मुनि ने इसको जो है सो ले आए थे। और जो है सो इसका मीनिंग क्या हो गया, और गणेश जो है सो संघीरा का सन जो है सो अभी इसको रिसेंटली इनको टॉप प्राइज मिला है आपका जो है सो आपका साउथ ईस्ट एशिया में आपका एक देश है वहां पे। ठीक है, तो अभी उसका हमें नाम एक्चुअली याद नहीं आ रहा है। वहां पे अभी जो है सो इनको बहुत मतलब कि टॉप प्राइज मिला है। तो इसमें और कुछ नहीं है, बस यही है कि सिलाम मतलब होता है माउंटेन, बे मतलब बम्बू होता है, और ये ओल्डेस्ट आर्ट है, कहाँ का है, तमिलनाडु का है। ठीक है, और उसके बाद में जो है सो ये मॉडर्न अभी फिर से इसको इवॉल्व किया गया और जो है सो ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट है और जो है सो ये तमिलनाडु में मिलता है, तो इसका ये है। ठीक है, बाकी जो है सो गतका है आपका, थांगटा है मणिपुर का, गतका जो है सो पंजाब का। इस तरह से मार्शल आर्ट की एक पूरी 10 या 12 मार्शल आर्ट है जिसका एग्जाम में आता है। तो आप लोग कहेंगे तो हम उसका लिस्ट प्रोवाइड करा देंगे आपको। तो दूसरा आपका है भालिया वीट। ठीक है, तो भालिया वीट जो है, तो इसका जो है सो अपना मान लो कि ये जो है सो वीट है। ठीक है, ये वीट है, तो नॉर्मल जो वीट ग्रेन का साइज होता है उससे इसका जो है सो साइज थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, इसकी ग्रेन की साइज थोड़ी बड़ी होती है। ठीक है, पहला चीज तो ये विशेषता है। ये कहाँ पाया जाएगा, यह मिलेगा आपको गुजरात में। कहाँ मिलेगा, गुजरात में मिलेगा। और आप लोगों को मैप पे तो हम बता चुके हैं कई बार कि आपका जो है, ठीक है, तो ये वाला रीजन जो है सो ये गुजरात है। ठीक है, ये गुजरात है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका कि जो है सो इसमें ग्लूटीन कंटेंट ज्यादा होता है। एक अमीनो प्रोटीन है, अमीनो एसिड है, इसमें ग्लूटीन कंटेंट ज्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है कि सबको ग्लूटीन जो है सो डाइजेस्ट नहीं होता है। जब सबको ग्लूटीन डाइजेस्ट नहीं होता है तो ये किसी किसी को एलर्जी क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो ये है। दूसरा है कि ग्रेन लॉन्ग होता है, हाई प्रोटीनेटेड होता है। ठीक है, और टेस्ट में ये बड़ा ही मीठा होता है, मतलब इसकी रोटी थोड़ी मीठी लगती है। तो ये है। उसके बाद में जो है सो ये रैन फेड एरिया में विदाउट इरिगेशन का जो है सो ये कल्टीवेट होता है। ठीक है, तो गल्फ ऑफ खंभात में। ठीक है, तो आपका जो है जो है सो ये कच्छ हो गया, कच्छ करण हो गया ये, और गल्फ ऑफ खंभात हो गया ये। तो इस वाले इलाका में जो है सो यहाँ पे ये कल्टीवेट होता है। ठीक है, और चूंकि मानसून की हवाएं जब चलती हैं, तो आपको याद हो तो मानसून की हवाएं ऐसे निकलती हैं, ऐसे टकराते हुए, ऐसे ऐसे इधर ही नर्मदा से और इधर ताप्ती से घुसती हैं। तो ये इधर जो है सो गिर और मांडव की पहाड़ियां टकरा के और यहाँ बारिश कर देती हैं, तो इसलिए एरिया रेनफेड है। ठीक है, तो इरिगेशन की जरूरत नहीं है। और वहां पे जो है सो ये आपका जो है सो गेहूं होता है। लेकिन जनरली जो है सो देखो, गेहूं तो ये तो मानसून की सीजन हो गया, तो धान का हो गया। गेहूं के लिए चूंकि यहाँ से जो हवाएं आती है ना, यहाँ से ऐसे वाली जो है, तो यहाँ पे टकराती है और यहाँ बारिश होती है ठंडी के दिनों में। ठीक है, तो ये रेनफेड कंडीशन में है। 2011 में जो है सो इसको जीआई टैग मिला है। किसको मिला है, तो जीआई टैग का मतलब ये हुआ कि गुजरात के अलावा इसकी मार्केटिंग और बाकी स्टेट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ गुजरात ही कर पाएगा। बेच सकते हैं लेकिन मार्केटिंग ब्रांडिंग वगैरह जो है सो जीआई टैग जिसको मिलता है वही करता है। ठीक है, तो ये जो है सो गल्फ, अभी इसमें कुछ नहीं है। अभी जो है सो श्रीलंका में और दूसरे दूसरे देशों में इसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है।
एक्सपोर्ट हो रहा है, इसलिए जो है सो न्यूज में था। ठीक है, तो याद रखना कि भालिया वीट जो है सो, भालिया वीट कहाँ पे मिलता है, तो आपका जो है सो गल्फ ऑफ खंबात में मिलता है। इसमें अमीनो एसिड ज्यादा है, प्रोटीन कंटेंट ज्यादा है, थोड़ी लंबी है और स्वीटेस्ट है, मतलब कि अच्छा मीठा गेहूं है, इसलिए जो है सो ये अभी न्यूज में था। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है। हाँ, इसको जो है सो दाऊद खानी व्हीट कहा जाता है। इस चीज के एक थोड़ा सा कभी क्वेश्चन आ जाए कि विच व्हीट इज कॉल्ड द दाऊद खानी व्हीट, तो आपको आना पड़ेगा बालिया व्हीट इज कॉल्ड द दाऊद खानी व्हीट, विच व्हीट दाऊद खानी व्हीट वेयर फाउंड या वेयर ग्रोन, तो आपको बताना पड़ेगा गल्फ ऑफ खंभात में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है आपका कि जो है सो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस रिपोर्ट। ठीक है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस रिपोर्ट, पहला इसमें फैक्ट ये बनता है कि ये कौन जारी करता है। ठीक है, तो इसमें है दो बॉडी है, एक आपका है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये 1992 के अंतर्गत आया है, और WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, तो यह एक एनजीओ है। ठीक है, और ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। ठीक है, दोनों मिल करके जो है आपका ये रिपोर्ट जारी करते हैं। ठीक है, यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और WWF मिल करके एक रिपोर्ट निकाले हैं, जिसमें स्टडी किया गया है या देखा गया है कि जो एनिमल है और जो ह्यूमन है उनके बीच में जो है सो टकराहट बढ़ रही है। और एक इस रिपोर्ट के हिसाब से कहा गया है कि 2014 से 19 के बीच में लगभग 500 हाथियों की डेथ हुई है। कितने हाथियों की? 500 हाथियों की डेथ हुई है। और इंडिया जो है सो इसमें मोस्ट अफेक्टेड नेशन है वर्ल्ड में। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है देखो, और ये जो है सो हाथी अभी 3 से 4% एरिया में बची हुई है इंडिया में, और ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कंफ्लिक्ट को आप खत्म नहीं कर सकते, कंप्लीट खत्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और WWF जो है सो इनिशिएटिव है सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट असम में, जो है सो इसको सोनितपुर मॉडल 2003 करता है। तो ये फैक्ट है, इसमें है क्या वो बता देता हूँ मैं आपको। कुछ नहीं है इसमें, कि आप जो है सो मान लो कि आपका जो है सो ये हाथी है। ठीक है, और ये ह्यूमन है। दिक्कत क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत है कि आपका वर्ल्ड में सेकंड पोजीशन पे, देखो यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि वर्ल्ड में इंडिया सेकंड पोजीशन पे आता है पॉपुलेशन में, याद रखना आप। ठीक है, सबसे पहला पोजीशन पे कौन है? चाइना है। अभी हम लोग 2030 तक चाइना को निपटा देंगे, हम लोग पहले हो जाएंगे, इसलिए एक बच्चा ही अच्छा वाली स्लोगन जो है लाना पड़ेगा। बहुत सारे स्टेट पॉलिसी ला रही है कि वन चाइल्ड पॉलिसी, ये जरूरी है अभी इंडिया के लिए। नहीं तो देखो क्या है कि सबसे ज्यादा जो है सो एरिया रसिया का है, उसके बाद में USA का है, फिर चाइना का है। और इंडिया की बात करें अगर हम, तो इंडिया का जो है सो लगभग 7वां रैंक आता है वर्ल्ड में एरिया के मामले में, और पॉपुलेशन के मामले में दूसरा। लगभग वर्ल्ड का 18% पॉपुलेशन जो है सो भारत में रहता है, सोचो वर्ल्ड का 18%। और यही हम लोग की गरीबी का और रिसोर्सेज कम होने का सबसे बड़ा कारण है। तो इसको हमें कम करना पड़ेगा, एनी हाउ कम करना पड़ेगा। तो देखो आप, तो इंडिया का पॉपुलेशन में सेकंड रैंक है। अब वर्ल्ड में जो है सो हाथी या शेर या फिर जो है सो वन एंड राइनो, जितने भी मतलब जानवर हैं, क्योंकि इंडिया एक बायोडाइवर्सिटी रिच प्लेस है, तो ये जानवर की पॉपुलेशन भी यहाँ हाई है। और ये लोग क्या किए, और मानव ने क्या किया है कि ज्यादा एरिया कैप्चर कर लिया, इनको जो है सो 3 से 4% में सिमट के रखवा दिया है। अब ये तो बहुत दूर घूमने वाले जानवर है, एक जगह तो बैठने वाले जानवर है नहीं। तो ये क्या कर रहे हैं आप कि खाने के तलाश में आपके घर में घुस रहे हैं, आपके घर को तोड़ रहे हैं, आपके आदमियों को मार रहे हैं, तो आप क्या करोगे? आप भी मारोगे। तो इसके चक्कर में 500 हाथियों को मार दिए, शेरों को मार दिए, उसके बाद में नहीं होता है तो बिजनेस पर्पज से भी इनको मार दिया जाता है, तो ये गलत है ना। और रीजन क्या है? हमारी पॉपुलेशन, हम लोग जो है सो अपनी पॉपुलेशन बढ़ा के उनकी जिंदगी को खतरे में डाले हैं। ये वो नहीं, हमारे लिए खतरा नहीं है, हम उनके लिए खतरा है। अब ये पॉपुलेशन और उनकी पॉपुलेशन, दोनों की पॉपुलेशन ज्यादा है, हम उनको सिकुड़ते जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उस एरिया से निकल के आएंगे और हमें मारेंगे, हमारे ऊपर अटैक करेंगे, हमारे पशुओं के ऊपर अटैक करेंगे। तो उनकी गलती नहीं है, हमारी गलती है। इट्स माई मिस्टेक। ओके, तो अब यहाँ पे करना क्या चाहिए कि देखो, अब मान लो कि एक ये विलेज है और यहाँ पे जो है सो रिजर्व फॉरेस्ट है हाथियों के लिए, सपोज दैट। अब ये हाथी मूव कर रही है इधर, तो यहाँ पे जो विलेज के लोग हैं इनको ट्रेन करना पड़ेगा, किसको? फॉरेस्ट ऑफिशियल को, कि भैया जब भी हाथी आए तो तुम जो है सो इनको ऐसा ट्रेन करो कि जैसे फॉरेस्ट ऑफिशियल कैसे हाथी को कंट्रोल करते हैं, भगाते हैं, वैसे ये लोग भी हाथी को भगा दें। तो ये या तो मतलब किसी और एरिया में डाइवर्ट करें, कहीं और डाइवर्ट करें, तो इससे क्या होगा कि कंफ्लिक्ट रिड्यूस होगा।
कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस होगा और क्या होगा कि हाथियों का पॉपुलेशन कम नहीं होगा और बायोडाइवर्सिटी बनी रहेगी। तो हमें कंप्लीट रिडक्शन, अच्छा मान लो कि नुकसान हो गया तो फॉरेस्ट तुरंत जो है सो या तो बीमा करा दे लोगों का जो नुकसान वाले एरिया में रहते हैं उनका। दूसरा चीज है कि जो तुरंत कंपनसेशन मिल जाए तो आप मार नहीं सकते हैं। तो अभी क्या है कि फॉरेस्ट ऑफिशियल की भी प्रॉब्लम ये है कि वो लोग भी आदमियों को ट्रेन नहीं कर रहे हैं, जबकि ये इनिशिएटिव लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज देयर इज अ बिग प्रॉब्लम इन फ्यूचर। ठीक है, पहला चीज तो ये है। दूसरा चीज ये है कि WWF ने इस पे काम किया। तो इन्होंने एक सोनितपुर मॉडल असम में है, सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे 2003-4 से चालू किया, लोगों को ट्रेन किया, तो उसका फायदा आज देखने को मिल रहा है। तो इस रिपोर्ट में ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस रिपोर्ट के हिसाब से जो सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट है, अब आप मेंस में जब भी इस पे ह्यूमन एंड क्लाइमेट चेंज या मैन और एनिमल कन्फ्लिक्ट के बारे में लिखेंगे तो सोनितपुर मॉडल को जरूर मेंशन करेंगे, आसाम का मॉडल है और 2003-4 में जो है सो यह आया है और अभी ये इफेक्टिवली काम कर रहा है। और लोग जो है सो लोगों को ट्रेनिंग दे दी गई है, लोग जब भी हाथी आती है तो उसको भगाने का लोग जल्दी से जल्दी उपाय करते हैं और भग जाती है, तो लोग की जान माल और फसलों की बचत हो जाती है। ठीक है, तो ये पूरा रिपोर्ट है, इससे ज्यादा इसमें जानने के लिए कुछ नहीं है। नेक्स्ट आपका है ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है सो, तो आपका यह जो है सो अर्थ है, अर्थ में यहाँ पे जो है सो नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है और सूरज जो है सो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में घूमते रहता है। तो यहाँ पे लाइट तिरछी पड़ती है, टेम्परेचर कम रहता है, तो यहाँ पे जो है सो बर्फ जमती है। ठीक है, तो यहाँ का पानी वेपराइज होकर के यहाँ तक पहुंचता है और बर्फ जमती है, इधर से पानी वेपराइज होकर यहाँ तक पहुंचता है और बर्फ जमती है। ठीक है, यहाँ पे जो है सो हवाएं, चूंकि यहाँ पे हवाएं जो है सो यहाँ से हवा उठा तो यहाँ पे यहाँ से जब हवा उठता है तो दो पार्ट में, एक ऊपर नीचे गया, ठीक है, और एक यहाँ से हवा, तो दोनों यहाँ पे गिरती है और एक पार्ट जो है इसका यहाँ चला जाता है। तो ये एयर का सर्कुलेशन है, जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी कभी पढ़ाएंगे हम तो बताएंगे आपको। तो इस एयर के सर्कुलेशन के कारण क्या हो रहा है, अब क्या है कि टेम्परेचर जब बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो यहाँ का आइस और यहाँ का आइस पिघल रहा है, तो इधर जो है पानी का लेवल, वाटर का लेवल जो है इस एरिया में बढ़ रहा है। ठीक है, उसके साथ में जो एयर का सर्कुलेशन है उसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। और जो है सो यहाँ पे अगर आप देखें ये जो है सो आपका ये अरबियन सी है और ये बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, तो अब क्या है कि इस लेवल पे यहाँ पे जो है सो इधर जो है सो टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर जब बढ़ रहा है तो यहाँ के वाटर जो है सो वेपराइज हो रहा है। तो यहाँ के वाटर जब वेपराइज हो रहा है तो देखो नियरेस्ट लो प्रेशर एरिया यही है, क्योंकि इधर तो समुद्र है। ठीक है, तो इसका नियरेस्ट लो प्रेशर एरिया ये है, सेंट्रल इंडिया है, तो यहाँ से हवाएं जा करके यहाँ पे अटैक कर रही हैं। एक दिन में 150 mm से ज्यादा वर्षा कर दे रही है, एक दिन में 150 mm से ज्यादा वर्षा कर दे रही है। तो ज्यादा मतलब कि बहुत ज्यादा हेवी रेन हो गया और ये लगातार हो रहा है। तो और ये कब हो रहा है, तो लेट मानसून में हो रहा है, मतलब कि स्टार्टिंग में नहीं हो रहा, लेट मानसून में हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग होते एयर का डायरेक्शन चेंज हो रहा है और यहाँ के आइस पिघल रहा है और यहाँ के और वाटर का जो है सो यहाँ की पानी जो है सो ऐसे आ रहे हैं और जो है सो आपका समुद्र में जो धाराएं चलती हैं, करंट चलता है, उसका भी डायरेक्शन में चेंज आ रहा है और इसके कारण जो है यहाँ का पानी ज्यादा गर्म हो रहा है और ये जाके इधर अटैक कर रहा है और यहाँ पे वर्षा कर रहा है। ठीक है, ये इसमें अच्छा ये रिपोर्ट किसका है, तो ये नेशनल सेंटर फॉर द पोलर एंड द ओशन रिसर्च जो है सो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस का एक रिपोर्ट है। अभी कुछ दिन पहले आप लोग को पता होगा तो हमने डिस्कस किया था, एक करंट अफेयर्स आया था कि कह रहे हैं कि इधर जो है सो ये गंगा के मैदान में पानी अच्छा है, सिंचाई अच्छी हो रही है। सिंचाई अच्छी होने के कारण क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है सो मौसम मानसून का जो है ये मानसून की जो लाइन है वो बन नहीं पा रही है, कमजोर बन रही है, इसका मानसून इधर शिफ्ट कर रहा है। हमने आपको बताया था मानसून नॉर्थ में शिफ्ट कर रहा है और यहाँ पे एक नया रिपोर्ट बता रहा है। तो यहाँ पे बोला कि ये सेंट्रल इंडिया में सूखा पड़ेगा और यहाँ पे बोल रहा है कि अचानक से कहीं पे बहुत ज्यादा बारिश हो जाएगा। समझ रहे हो ना, तो इसके कारण क्या है कि ये जो है सो मानसून की, जब भी आप मानसून के बारे में कुछ लिख रहे हैं मेंस में तो इसको मेंशन कर सकते हैं कि मानसून में जो इरेगुलरिटी आ रहा है, तो एक मानसून नॉर्थ वेस्ट ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग या व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग ऑन द मानसून। तो आप ये दो चीज को मेंशन कर सकते हैं, ये करंट अफेयर्स की चीजें हैं, तो आपको अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने बोल दिया, आपको वो चीज बता दिया कि अपर एयर में सर्कुलेशन में चेंज आ रहा है, टेम्परेचर के अरबियन सी में टेम्परेचर बढ़ रहा है, वेपर बन रहा है, ऊपर जा रहा है और जैसे जाके उधर टकरा रहा है और बारिश हो रही है। ठीक है, और हाइड्रोफ्रैक्चर एक टर्म है, आप देखना कि जनरली क्या होता है कि ये ग्लेशियर लेक है, ये पूरा जो है सो ग्लेशियर पे बना है यह लेक। ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ा तो क्या होगा कि ये लेक है, ये लेक है, इसमें जो है सो पानी है और ये जो है सो कहे पे बना है, आर्कटिक अंटार्कटिक में मिलेगा ऐसा लेक। तो टेम्परेचर बढ़ा तो ये अचानक से ये लेक जो है सो पिघलेगा, पिघलेगा बस, ये टूटेगा, आइस शेल्फ के रूप में टूटेगा, तो ये लेक के पानी निकल जाएगा और एक ही दिन में डिसअपियर हो जाएगा ये लेक। तो सोचो कि इसकी इकोलॉजी में जो भी जानवर जीव जंतु खत्म या उनकी अचानक से चेंज हो, क्योंकि ये हो सकता है कि जो है सो फ्रेश वाटर लेक हो या साल्ट वाटर लेक हो, इट्स डिपेंड अपॉन द एनवायरमेंट, क्लाइमेट एंड ऑल थिंग्स। बट
due to global warming, fracture happened and the water is recede from there. Okay, and this lake is disappearing in the only one day. So this is the impact of the global warming. Okay, तो हमारा इसमें कुछ नहीं था। ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट जो है सो आर्थिक आइस पे लॉस पे और उसका जो है सो मानसून पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे। नेक्स्ट आपका एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है सो इस स्कीम को जो है सो 2020 में लॉन्च किया गया था और एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब यह हुआ कि जो है सो टोटल 100% फंडिंग जो होगा वो जो है सो सेंटर का होगा, लेकिन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में होता है कि स्टेट और सेंटर जो है सो शेयर करेंगे फंड को। ठीक है, तो ये एक्चुअली एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंड है 2020 एक्चुअल में क्या है यार, देखो एग्रीकल्चर में दिक्कत ये आ रही थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है अपने एग्रीकल्चर में, और आदमी जो काम कर रहे हैं लगभग जो है सो आपका 42 से 45% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और जो है रेस्ट मान लो 30-40% लोग अगर दूसरे सेक्टर में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सारा चीजें अवेलेबिलिटी है, जबकि सबसे ज्यादा जो रोजगार प्रोवाइड करता है वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। तो सरकार ने उसके लिए जो है 2020 में कोविड को देखते हुए स्कीम को लॉन्च किया था। तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और जो है एक्चुअल में यहाँ पे जो पैसा खर्चा होता है कि जब फसल काट के आ गया उसके बाद में कोल्ड स्टोर बनाना, फूड प्रोसेसिंग करना और आगे जितने भी चीजें हैं उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना ताकि उसका चैनलाइजेशन हो सके और प्रॉपर जो है सो किसानों को उसका वैल्यू मिल सके। ठीक है, तो अब क्या है कि इसको जो है पहले 10 साल के लिए रखा था, अब 13 साल कर दिया। दिक्कत यहाँ पे आ रही थी कि ये सेंट्रली रिलेटेड जितने भी स्कीम है या सेंट्रल के प्रोग्राम है वहीं पे पैसा खर्च हो रहा था, स्टेट इसमें कम ज्यादा ध्यान दे रहे थे। तो अब सरकार ने इस चीज को समझा और सरकार ने क्या किया कि अब जो है सो स्टेट को इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है कि आपका एपीएमसी मंडी हो गया या फार्मर जो है सो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो गए या कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया या सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया। तो जब ये लोग इसमें शामिल होंगे तो लोअर लेवल तक जो है सो उसका पेनिट्रेशन होगा, लोअर लेवल तक वो पैसा जाएगा, लोअर लेवल तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, जिसके कारण जो है सो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर तेजी से ग्रो करेगा और जो हमारा 2022 तक जो है सो डबल फार्मर इनकम का जो एजेंडा है वो फुलफिल होगा। ठीक है, तो अब इसमें जो है सो आप मान लीजिए कि इसमें 1 लाख करोड़ का फंड टोटल था और जैसे जैसे आपने जो है कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए आपने इससे लोन लेते हैं तो मान लीजिए 7% बैंक चार्ज करता है तो 3% जो है सो सरकार दे देगी और 4% आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और 2 करोड़ तक के अगर लोन लेते हैं तो सरकार उसे गारंटी भी दे देती है, इसका ये बेनिफिट है। ठीक है, और बाकी इसमें इतना ही है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। एग्जाम में अगर कहीं आता है तो इसको मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि जो है सो फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर जो बन रहा है यह बन रहा है पटना में। ठीक है, तो आप अगर इसको एक बार मैप पे हर स्टेट को देखो मैप पे लोकेट करना सीख जाओगे। देखो आपका जो है तो इसको थोड़ा सा इधर ले आओ, ये ऐसे ले आओ, ये ऐसे कर दो। ठीक है, ठीक है, तो आप ऐसा है कुछ वेस्ट बंगाल है। ठीक है, ये वेस्ट बंगाल है और इससे रिलेटेड जो है सो ये नेपाल से लगा हुआ ये बिहार है। ठीक है, और यहाँ से ये जो है सो झारखंड है। ठीक है, ये उड़ीसा हो गया। तो बिहार में ये गंगा नदी बहती है। ठीक है, तो गंगा नदी बहती है तो यहाँ पे इसी किनारे यहाँ पे ये पटना है और उसके पहले जो है सो भागलपुर है। तो पटना में जो है यहाँ पे ये जो लोकेशन है यहीं पे जो है सो 4400 स्क्वायर मीटर में एक डॉल्फिन जो है सो आपका रिसर्च सेंटर बनाया जा रहा है। पटना यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये गंगा नदी के किनारे है तो डॉल्फिन कहाँ मिलती है, गंगा में मिलती है। तो आपको डॉल्फिन मिल जाएगी और वहां से रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो होगा इन डेप्थ रिसर्च होगा क्योंकि डॉल्फिन जो है धीरे धीरे खत्म हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उनकी जनसंख्या खत्म हो रहा है, इसलिए उनको इंडेंजर कैटेगरी में रख दिया गया है और उनको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में रखा गया है कि कोई भी किलिंग करेगा तो उसको हाई पेनल्टी देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या है कि इनकी संख्या घट रही है तो सरकार इस पे जो है सो अपना पैसा खर्च करके और इस पे रिसर्च करना चाह रहा है कि इनको कैसे कंजर्व करके रखा जाए। जैसे आपका शेर हो गए या फिर जो है सो दूसरे दूसरे एनिमल को कंजर्व कर रहे हैं वैसे हमें इनको भी कंजर्व करना पड़ेगा, तो सरकार इस पे एफर्ट लगा रही है। और जो है सो बिहार में ही याद रखना फर्स्ट गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी जो है सो विक्रमशिला में मिला है, ये भी बिहार में है, यहाँ पे बनाया गया, सो मिला नहीं है बनाया गया है। तो आपका पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में है और फर्स्ट गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी जो है सो विक्रमशिला बिहार में है। इस चीज को याद रखना है, फैक्ट है, रिसेंट का है, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। अब भारत की जो है सो एक्वेटिक एनिमल जो है सो ये डॉल्फिन है। ठीक है, ये कुछ ऐसा होती है, एक लंबी सी होती है, ये ऐसे थूथना होता है इसका, समझ रहे हो, ये गर्दन हो गया और जो है सो
ये जो है सो ऐसा कुछ होता है इसका आकार, ठीक है। तो ये जो है आपका कि नेशनल एक्वेटिक एनिमल है भारत सरकार के लिए, इंडेंजर कैटेगरी में है, तो इसको प्रोटेक्शन, प्रॉपर प्रोटेक्शन देना जरूरी है। और 4 फ्रेश वाटर डेल्फिन वर्ल्ड में मिलती है। पहला है चाइना में, उसके बाद में जो है सो चाइना वाला अब खत्म हो गया, यहाँ पे अब नहीं मिल रहा है। उसके बाद में जो है सो आपका सिंधु नदी है या इंडस नदी जो है सो, और जो आपका तिब्बत से निकलती है जम्मू कश्मीर क्रॉस करके और पाकिस्तान में बहती है, वहां मिलेगा। अमेजन नदी जो ब्राजील में है, साउथ अफ्रीका सबसे बड़ी नदी है, वहां पे मिलेगा। और फिर जो है सो भारत में मिलेगा। और वो भारत की जो जितनी भी गंगा की सहायक नदियां हैं उन सारे जगहों पे, क्योंकि ये फ्रेश वाटर है, तो ये चारों देशों में मिलती है। तो ये भी फैक्ट है कि कहाँ कहाँ मिलती है। चाइना में मिलता है, साउथ अमेरिका में ब्राजील देश है वहां मिलता है, तो आपका ब्राजील ये है। ये हो गया आपका, ऐसे हो गया। और ये जो है सो ये ऐसे है, ठीक है। तो ये वाला जो है ना, ये वाला जो है सो ब्राजील है। और यहाँ यहाँ पहाड़ है, तो यहाँ से एक नदी निकलती है अमेजन करके, और यहाँ पे एक डेल्टा बनाती है, तो इसमें मिलेगा, ठीक है। चाइना मिलेगा, इंडिया मिलेगा, और इंडस नदी मिलेगा, ठीक है। और इस ये जो है एक्चुअल में इसका आंख नहीं होता है, ठीक है। तो ये यहाँ से मान लो कि कोई वेव छोड़ती है, और यहाँ पे जो है सो कोई मछली है, तो उसको जब टकरा के जब वो वेव लौटता है, इको लोकेशन का मतलब होता है कि टकरा के लौटना। इसको, ये ब्लाइंड है, आंख तो है नहीं, तो इसको मतलब कि अंधा जीव भी बोलते हैं। तो टकरा के लौटता है, तो इसको पता चल जाता है कि कितना बड़ा सेफ है, क्या है, और फिर उसको अटैक करके शिकार कर दिया। दिक्कत कहाँ पे है अब, ये क्यों है इतनी दिक्कत है? एक तो लोग मार के खा जाते हैं, दूसरा इनका तेल निकाला जाता है, उसको मार्केट में जो है सो अच्छा वैल्यू मिलता है, इसलिए। तीसरा चीज ये है कि डैम बन रहा है, नदियों पे डैम बन रहा है, तो एक्चुअल नेचुरल फ्लो रुक रहा है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है। उसके बाद में पोल्यूशन आ रहे हैं नदियों में, जैसे अब यमुना में कितने पोल्यूशन है, तो कहाँ सर्वाइव करेंगे? ये सारे कंसर्न है, तो हमें अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझना पड़ेगा, और पोल्यूशन को कम करना ही पड़ेगा। तो आपका जो है सो डेथ बाय द हजार्डस केमिकल का एक रिपोर्ट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। इन्होंने बोला है कि 2019 में लगभग 2 मिलियन पीपल जो है सो हजार्डस केमिकल से मरे हैं, और 2016 में लगभग 1.56 मिलियन मरे हैं, ठीक है। हजार्डस केमिकल क्या है और इसका सोर्स क्या है, ठीक है। तो अब देखो, हजार्डस केमिकल का मतलब कि जितने भी केमिकल हैं, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड है, चाहे SO2 है, चाहे CO2 है, चाहे कोई अलग अलग गैसेस जो आपके जैसे आप सांस लेते हो, तो इसमें दो टाइप की, एक तो लंग में डिजीज होगा, दूसरा पुल में जो सांस लेने की जो नली है उसमें डिजीज होगा। तो आपका लंग्स काम करना बंद कर देता है, तो इसके कारण जो है अच्छा, उससे रिलेटेड जो है सो दूसरे दूसरे प्रॉब्लम, जैसे ब्लड में प्रॉब्लम होगा, हार्ट में प्रॉब्लम होगा। तो ये जो है सो सोर्स जो है सो जितने भी आपकी इंडस्ट्रीज है, ठीक है, इंडस्ट्रीज है, तो उनको कौन कौन से गैस रिलीज करना चाहिए, जैसे पावर प्लांट है, वहां से कौन कौन से गैसेस निकलती हैं। उसके बाद में क्या है कि जो कन्वेंशन है इंटरनेशनल, जैसे रोटरडम कन्वेंशन है, कि आपको कोई भी केमिकल मंगाना है, अगर कोई भी हजारस केमिकल आप मंगा रहे हैं, तो पहले हमें बताएंगे कि हम आपको ये केमिकल मंगा रहे हैं, एक कंसेंट होगा दोनों के बीच में, फिर आएगा, ठीक है। उसके बाद में जो है बासल ट्रांसबाउंडरी में पहले क्या होता था कि बड़े बड़े विकसित जैसे रसिया हो गया या फिर जो है सो अमेरिका हो गए, ये लोग क्या करते थे, न्यूक्लियर पावर प्लांट बना दिए, और वहां का वेस्ट जो है सो अफ्रीका में लेकर डिस्पोज करते थे। तो इसके लिए 1989 में जैसे ये ले आया गया बासेल ट्रांसबाउंडरी, जो है सो हजारस केमिकल वेस्ट का जो ट्रांसलोकेशन हो रहा है उसके लिए, रोकने के लिए। और स्टॉक हम जो है सो आपका जो है सो POP जो है सो आजकल घरों में बहुत यूज हो रहा है, लेकिन ये जो है सो हजारस केमिकल है, इसके लिए इन रोकने के लिए 3 कन्वेंशन है। और WHO के हिसाब से जो है सो आपके 2019 में लगभग 2 मिलियन लोग मरे हैं, ठीक है। तो आपका जो है सो हजारडस हो गया। हजारडस केमिकल कौन कौन से हैं, तो इसका एक लिस्ट बना लो आपकी, जैसे CO2, SO2, NO2, जितने भी हवाएं हैं ऑक्सीजन को छोड़ के, जो आपको हार्म कर, CH4 हो गया। उसके बाद में सोर्स क्या है, फैक्ट्री है। उसके बाद में एग्रीकल्चर में जैसे जितने भी आप यूरिया दे रहे हैं, पेस्टिसाइड दे रहे हैं, तो ये भी रिएक्शन करके गैस बना रहा है, ठीक है। उसके बाद में सवाल जो है समुद्रों में या बायोडाइवर्सिटी चेंज हो रहा है, तो जो लेक है उसकी इकोलॉजी चेंज हो रही है, तो वहां भी जो गैसेस निकलते हैं, H2S वगैरह, वो बहुत ज्यादा पॉइजनस गैस होता है। तो ये सारे जो है इसके सोर्स हैं। नेक्स्ट हमारा है कि जीका वायरस। तो ये जो है सो आपका एक एडिज मॉस्किटो होता है, उसको काटने से फैलता है। और जो लेडीज प्रेग्नेंट है, तो उनके बच्चों का जो नॉर्मल जो है सो आदमी का सिर जो होगा, जब बच्चा जन्म लेता है, तो उससे इसका सिर जो है सो माथा जो है सो छोटा निकलेगा, ठीक है। तो वो एक तरह से इनएबिलिटीज है, ताकि वो नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएगा। तो पहला केस जो है सो जीका वायरस का जो है सो आपका केरला में डिटेक्ट किया गया, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं जानना, बस इसका जो है सो इसका डिफेक्ट यही है कि बच्चे के सिर जो है सो माथा जो है सो छोटा हो जाता है, ठीक है। दूसरा चीज है कि इंसेलाडस। इंसेलाडस क्या है, अभी क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज इंसेलाडस। एक मून है, एक ग्रह है, एक स्टार है, और एक अनादर जो है सो हैबिटेबल जोन में कोई अर्थ है। तो यह जो है सो सैटर्न का जो है सो मून है, ठीक है। और एक नासा का कासिनी स्पेस क्राफ्ट है, जो इससे जब क्रॉस हो रहा था, जैसे आपका ये हो गया अर्थ हो गया, ठीक है, ठीक है।
तो आपका जो है सो यहाँ पे जो है सो ये हो गया आपका अर्थ हो गया, ये मार्स हो गया और ये सैटर्न हो गया। ठीक है, सैटर्न पे यहाँ पे मान लीजिए सैटर्न है, तो ये चारों तरफ जो है सो इसके क्या है, इसके चारों तरफ जो है सो इसके सैटेलाइट है, मतलब कि जो है सो छोटे छोटे मून है। तो यहाँ पे मान लो कि इंसेलेडस है, ये टाइटन है। तो यहाँ पे कासिनी स्पेस क्राफ्ट जब फ्लाई बाई कर रहा था तो उसको क्या मिला, वो देखा क्या कि उसमें से नीचे से धरती फट रही है, और धरती फटने से जो है सो CH4 गैस, H2 गैस, CO2 गैस ये निकल रहे हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से, और वाटर वेपर का भी इसने बताया कि वाटर वेपर ही निकल रहा है, तो इससे ऐसा पता चलता है कि वहां पे लाइफ एग्जिस्ट करता है। वैसे ही इसका सैटर्न का मून है टाइटन, यहाँ पे CH4 को पहले परत के मतलब कि पता किया गया। तो आपको इसमें जो GS से क्वेश्चन बनते हैं कि इंसेल्डस से किसका जो है मून है, तो सैटर्न का है। टाइटन किसका मून है, तो सैटर्न का है। यहाँ पे जो है सो कौन सा स्पेस क्राफ्ट है, तो नासा का कैसिनी स्पेस क्राफ्ट है। बस इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है।